नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। 11 बज चुके हैं और लगातार हर एक जानकारी विकास दुबे से जुड़ी आप तक जी न्यूज पहुंचा रहा है। हमारी ये इन्वेस्टिगेशन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि विकास दुबे के गांव पहुंची है यूपी एसटीएफ की टीम। बिकरू गांव में कुएं को खाली कराया जा रहा है। हथियारों की तलाश के लिए ये कुएं को खाली कराने का काम शुरू किया गया। कुएं में हथियारों के फेंके जाने की खबर दरअसल पुलिस को मिली थी, क्योंकि पुलिस पर हमले के बाद हथियारों को कुएं में फेंका गया। इस तरह की जानकारी जब पुलिस को मिली तो बिकरू गांव पहुंची है एसटीएफ की टीम और यूपी पुलिस, यानी ज्वाइंट टीम इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बिकरू गांव पहुंच चुकी है और कुएं को खाली कराया जा रहा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की, क्योंकि ये कहा गया कि हथियार कुएं में फेंके गए, जिसके बाद से उन हथियारों को तलाश करना प्राथमिकता। विशाल पांडे मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। विशाल, इस पर क्या जानकारी है? क्योंकि जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था और जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, उसमें एसटीएफ को ये सूचना मिली थी कि जो गांव का ही एक कुआं है उसमें हथियार फेंके गए हैं और इसीलिए फिलहाल एसटीएफ और पुलिस की टीम उस कुएं को खाली कर उसमें हथियारों को जब्त करने की कोशिश कर रही है और जिसकी कार्रवाई फिलहाल बिकरू गाँव में कानपुर के चल रही है, जहाँ का ये विकास दुबे रहने वाला था। क्योंकि भारी तादाद में असलहे उसके पास थे, हथियार उसके पास थे और उसने विकास दुबे ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया, जिन असलहों का इस्तेमाल किया पुलिस कर्मियों को मारने के लिए, उन पर अटैक करने के लिए, वो बताया जा रहा है कि इसी कुएं में छुपाया गया, फेंका गया था और उसके बाद विकास दुबे वहां से फरार हो गया था। तो इस तरह की सूचना जब एसटीएफ और पुलिस को मिली, उसके बाद से लगातार जगह जगह पर दबिश डाली जा रही थी। उसके घर में भी कुछ हथियार मिले थे और फिलहाल कुएं से हथियारों को बरामद करने की कोशिश एसटीएफ और पुलिस की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल विशाल, और अब ये भी कहा जा रहा है कि और भी ऐसे कई ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी हो सकती है इस गांव में और भी घरों में, क्योंकि जिन लोगों ने मदद की है, जो संदिग्ध लोग हैं जिनसे पूछताछ कर रही थी पुलिस, उनके घर में भी छापेमारी हो सकती है। बिल्कुल पयोधी, उनके घरों में भी छापेमारी हो रही है। इसके अलावा विकास दुबे का संबंध जिन भी लोगों से रहा है, चाहे वो उसके गांव के लोग थे, उसके गांव के अधिकतर लोग उसके साथ ही रहा करते थे। उसका एक तरह के उस इलाके में पूरा दबदबा था। इसके साथ ही साथ कुछ जो ब्लॉक प्रमुख है या फिर जो कुछ विधायक हैं या इसके अलावा जो और राजनीतिक कनेक्शन से जुड़े हुए उसके लोग हैं, उन सभी पर इस वक्त एसटीएफ और पुलिस की नजर है। हमें जो जानकारी मिली है, लगभग 15 ऐसे नाम है, ऐसे नेता हैं जो विकास दुबे के मददगार हैं कानपुर में। उसके पूरे इस अवैध कारोबार को, उसके अपराध को बढ़ावा देने में जिन लोगों का शहर रहता है, उन लोगों पर भी इस वक्त यूपी एसटीएफ और पुलिस की पूरी नजर है। और हमें ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ नेताओं के घर छापेमारी भी की जा सकती है, क्योंकि विकास दुबे 2001 में जिस तरह से एक नेता के घर। ठीक है विशाल, मैं आपको रोक रही हूँ। एक और बड़ी खबर, थोड़ी देर में फरीदाबाद पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। जैसा कि जी न्यूज ने आपको सुबह ही बताया था, 11 से 12 बजे के बीच फरीदाबाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, क्योंकि फरीदाबाद से ही, हरियाणा के फरीदाबाद से ही 3 साथियों की गिरफ्तारी हुई है विकास दुबे की। और जो तस्वीर आप जी न्यूज पर विकास दुबे की देख रहे हैं, इसके फरार होने के बाद से पहली एक्सक्लूसिव तस्वीर विकास दुबे की जी न्यूज पर आपने देखी, और ये भी एक बहुत बड़ा क्लू। और इसी को लेकर क्या अब पुलिस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बड़े खुलासे कर सकती है, बड़ी जानकारी साझा कर सकती है, इस पर सबकी नजर रहेगी। जी न्यूज आप तक हर एक जानकारी पहुंचाता रहेगा। राजू राज मेरे सहयोगी फरीदाबाद में मौजूद हैं। राजू, कितने बजे शुरू हो जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस? फिर से संपर्क साधने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन ये तस्वीर आप देख लीजिए, विकास दुबे की तस्वीर जो जी न्यूज पर आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं। हमारा मकसद आपको सावधान करना है। ये खबर, ये अपराधी सिर्फ यूपी के लिए खतरनाक नहीं है, अलग अलग राज्यों में ये फरार हैं और आपको सावधानी इसलिए बरतनी होगी। हो सकता है कि ये आपके आसपास हो। विकास दुबे जैसे और कितने अपराधी हैं जो आपके आसपास हैं, जिन्हें किसी न किसी तरह का संरक्षण मिला हुआ है। और जी न्यूज ने प्राथमिकता से, पूरी विश्वसनीयता के साथ, जिम्मेदारी के साथ इस खबर के हर पहलू को आपके सामने रखा है। मेरे साथ देखिए पूरा पैनल जुड़ चुका है। मैं आपका परिचय करवा देती हूँ कौन कौन मेरे साथ है। मेरे साथ अरविंद जैन, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश, दिलीप त्रिवेदी, फॉर्मर डीजी उत्तर प्रदेश, और वेद भूषण, फॉर्मर एसीपी डीपी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। वेद भूषण सर, आपसे मैं सबसे पहले आप ही के पास आ रही हूँ। ये तस्वीर आपने जी न्यूज पर देखी होगी विकास दुबे की फरार होने के बाद, ये कितना बड़ा क्लू है? देखिए, मैंने कल आपके चैनल पर कहा था कि कुछ इस तरह के कैप लगाए जा रहे हैं कि वो दिल्ली में या कहीं एनसीआर क्षेत्र के अंदर छिपा हो सकता है। इस तरह की सूचनाएं आ रही थी और वो कोर्ट में सरेंडर करता है
तमाम पत्रकार, तमाम स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, तमाम कल कोर्ट के बाहर लगे रहे, उसके इंतजार में लगे रहे। इस तरह की जानकारियां, बिल्कुल पुख्ता जानकारी थी कि वो दिल्ली या फरीदाबाद या दूसरे एनसीआर के शहरों के अंदर आकर छिप सकता है, क्योंकि यहाँ की जो दिल्ली की और एनसीआर की जो टोपोग्राफी है इस तरह की है कि यहाँ आदमी को, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत है, पकड़ना पहचानना बहुत मुश्किल काम है। मैं आपको याद दिलाता हूँ 91 के अंदर दिल्ली में लिबियो रादू रोमानियन डिप्लोमेट थे, उनके कातिल जो हत्यारे थे मात्र 150 किलोमीटर दूरी पर सादिक नगर एक पुलिस की सरकारी कॉलोनी है, उसके अंदर छिपकर बैठे रहे महीनों तक। तो दिल्ली और एनसीआर एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी आदमी छिपकर बैठ सकता है। अरविंद जैन सर, ये कहा जा रहा है कि ये लगभग 100 से 150 किलोमीटर के दायरे में होगा दिल्ली एनसीआर में। अगर इसकी गतिविधियों को इसके होने के इनपुट्स मिले हैं तो कितना और कितने दिन तक और दूर या कितने घंटों तक और दूर पुलिस की पहुंच से? आया है उतना जिएगा, पर ये इतना मैं अवश्य कह सकता हूं कि अब इसका अंत करीब है। इसके साथ ही एक एक कर सब पकड़े जा रहे हैं या मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। जो पकड़े जा रहे हैं उनसे सूचनाओं का भंडार प्राप्त हो रहा होगा और उनसे मिली सूचनाओं के आधार पर और आगे इसके नेटवर्क को जब खंगाला जाएगा, दबिशें पड़ेंगी तो उसके आगे की सूचनाएं मिलेंगी। जो हमारे यहाँ एंटी डकैती ऑपरेशंस के एसओपी लेट डाउन थे, अब उसमें रियल सेंस पर काम शुरू हुआ है। अब तक कानपुर पुलिस इस तरफ बिल्कुल बेखबर थी और उन्होंने जो एक बेसिक उसूल होते हैं उनका पालन नहीं किया। इसी वजह से ये एक छुटभैया अपराधी इतना बड़ा एक टेररिस्ट बन गया, भस्मासुर बन गया। तो इसके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में समय लगेगा, पर यूपी पुलिस, एसटीएफ अब सही दिशा में कार्य कर रही है, पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं और मैं समझता हूं इसका अंत शीघ्र ही होगा। देखिए 4 वेपन्स की रिकवरी फरीदाबाद में हुई है। हाँ। साथी पकड़े गए हैं। एक हमीरपुर में मुठभेड़ में मारा गया है, अभी एक कानपुर में मुठभेड़ हुई है, उसमें पकड़े गए हैं, गोली मारी गई है, उसको पकड़ा गया है। ये बहुत आवश्यक है। इस समय अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए यूपी पुलिस को बहुत सख्त कदम उठाने चाहिए और इसमें जो है, इसमें कोई किसी प्रकार की अब कहीं पर भी ढील की गुंजाइश नहीं है और मैं समझता हूं कि जल्दी ही इसका इस आतंकवादी का अंत होगा। बिल्कुल, और दिलीप त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरह से काम हो रहा है मुख्यमंत्री के आदेशानुसार, और हमने देखा कि अमर दुबे जो राइट हैंड है, बॉडीगार्ड है, वो आज मार दिया गया। उसी के साथ शामू वाजपेयी को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 और साथियों को हरियाणा से पकड़ा गया है। ये उपलब्धि के साथ साथ कैसे पूरे गैंग की कमर तोड़ी जा रही है, उसे वीक किया जा रहा है। सर, आवाज मिल पा रही है? ठीक है, दोबारा उनसे संपर्क साधेंगे। लेकिन राजू राज मेरे सहयोगी जो कि फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राजू राज, प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 बजे का समय था, लेकिन कितने बजे हम हरियाणा पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्या जानकारी है इस बाबत? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने में वक्त लगेगा क्योंकि अभी आधिकारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी हरियाणा पुलिस की तरफ, यूं कहें फरीदाबाद पुलिस की तरफ से नहीं दी गई। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो जानकारी मिली है, जो 3 लोगों को गिरफ्तार किया, उसकी तमाम जानकारी यूपी एसटीएफ को दे दी गई है, उनसे जानकारी साझा की जा रही है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आई है, जो 3 लोगों की गिरफ्तारी फरीदाबाद से हुए, जिसमें से अंकुर, प्रभात और कार्तिकेय और श्रवण, ये 3 लोग हैं। जब इनकी गिरफ्तारी के लिए फरीदाबाद की पुलिस जब पहुंची है न्यू इंदिरा कॉलोनी, जहां पर ये अपने रिश्तेदार के यहाँ रुका हुआ था, हाँ। वहां पर इन लोगों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की है। ये एक बड़ी जानकारी अभी निकल के सामने आई है। एफआईआर की कॉपी जी न्यूज के पास है, एक्सक्लूसिव है और एक्सक्लूसिव जानकारी है। जब फरीदाबाद की पुलिस गई थी तो उन पर फायरिंग की गई थी। ये जो प्रभात के पिता हैं श्रवण, इनको गिरफ्तार किया। इन्होंने अपने घर में विकास दुबे को छुपाया था। उससे पहले इस होटल में, जिस होटल के सामने मैं खड़ा हूँ, श्री साईं सासाराम होटल, इसी होटल में विकास दुबे प्रभात के साथ आया था। और ये भी जानकारी है कि 2 से 3 दिन पहले वो फरीदाबाद आया था, लेकिन आईडी प्रूफ नहीं होने के बाद उसे यहाँ से भागना पड़ा। उसके बाद वो इंदिरा कॉलोनी में था। जब पुलिस पहुंची, राजू राज, इस बात को एक बार थोड़ा और स्पष्ट कीजिए, जो आपने अभी जानकारी दी है
कि प्रभात ने और अंकुर जो एक और साथी 3 लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया है, इन लोगों ने फायरिंग किस वक्त की? ये होटल में थे जब इन्हें गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची थी, या ये वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे? इस बारे में थोड़ा बताएं। और देखिए, होटल से विकास और प्रभात यहां से निकल चुके थे। लगभग 12 से 1 बजे के बीच, 12 बजे करीब यहां पर आए थे। जब होटल में कमरा उन्हें नहीं मिला, प्रोटोकॉल के तहत तमाम जानकारियां ली जाती है, आई कार्ड ली जाती है, उन्हें यहाँ पर कमरा नहीं मिला। उसके बाद ये यहाँ पर चले गए जिस रिश्तेदार के घर पर रुके हुए थे। बता दूं वो प्रभात का घर था। प्रभात के पिता जो हैं श्रवण, उनके घर पर न्यू इंदिरा कॉलोनी, वहां पर पुलिस की टीम पहुंची थी। जब पुलिस की टीम पहुंची थी तो उस पर पुलिस की टीम पर फायरिंग हुई थी। न्यू इंदिरा कॉलोनी फरीदाबाद में ही है और यहीं पे कुछ दूर की पर है, वहां पर फायरिंग की गई थी। उसके बाद इन तीनों को गिरफ्तार किया गया था। संरक्षण देने के बाद इनके पास से हथियार मिले, 4 हथियार मिले थे, जिसमें से 2 सरकारी हथियार हैं। बताया जा रहा है वो यूपी पुलिस के थे। प्रभात चौबेपुर से ही उसके साथ में था। तो तमाम जानकारियां अब यूपी एसटीएफ को सौंपी गई है लगातार। और इसके बाद ठीक है राजू, आप बने रहिए, मैं आपके पास फिर से आऊंगी, आप बने रहिए। दिलीप त्रिवेदी के साथ हमारा संपर्क शायद ठीक हो चुका है, पहले थोड़ी दिक्कत आ रही थी। सर, लगातार धरपकड़ जो हो रही थी उसका असर देखते हुए मिल रहा है। अमर दुबे जैसे ढेर कर दिया गया और उसी के साथ 3 उसके गुर्गों की गिरफ्तारी हो जाती है। जो गति है जांच की वो तेजी से बढ़ती जा रही है, काम दिख रहा है। फिर कट गया। सर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आपकी आवाज मुझे आ रही है। हाँ ठीक है, बीच में कट गया था। मैं आपका प्रश्न समझ गया हूँ। देखिए, ऐसा है, ये एक बड़ा यूपी पुलिस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। एंड जिस हिसाब से इसको एक चैलेंज है यूपी पुलिस के लिए, और मेरे हिसाब से जिस तरह यूपी पुलिस काम कर रही है, निश्चित ही उसको उस चैलेंज को एक सही अंजाम तक पहुँचाने में लगी हुई है। और जब भी ऐसे गैंग होते हैं, जब भी ऐसा कोई क्रिमिनल होता है, तो अकेले नहीं काम करता, उसके बहुत सहयोगी होते हैं। और ये भी एक बड़ी सही दिशा है कि उसके पूरे गैंग के पीछे पड़े हुए हैं और एक एक करके उन पूरे गैंग वालों का भी हिसाब लिया जा रहा है। क्योंकि इसकी ताकत अपने आप में तो ये गुंडा जो है तो है, लेकिन इसकी ज़्यादा ताकत इसके गैंग के साथ है, एक ग्रुप के साथ है जो मिल के ये लोग वारदात करते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छी कदम उठा रही है यूपी पुलिस। और इसी तरह से जब भी पास्ट में भी आपने देखा होगा, जब भी बड़े गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई होती है तो वो सिस्टम यही होता है कि आप सब पूरे गैंग को राउंड अप करिए। एक बदमाश जो है वो बाई चांस पहले ये पकड़ा जाए या वो पकड़ा जाए या ये अलग बात है, लेकिन लगातार सबके ऊपर दबाव बनाना ये एक बहुत जरूरी बात है। और मेरे ख्याल से ये यूपी पुलिस बहुत अच्छी तरह से इस समय कर रही है। वेदभूषण सर, ये कितना बड़ा कदम है? इसको अगर हम ऐसे समझे कि मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात कहते हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ये कहते हैं कि पुलिस की छवि पर हम कोई दाग लगने नहीं देंगे, क्या ये वो वक्त है जब कानून व्यवस्था को लेकर एक एग्जाम्पल सेट करने का वक्त आ गया है? बिल्कुल, आप देखिए, ये खाकी पर अटैक हुआ है, इसमें यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या हरियाणा पुलिस का सवाल नहीं है, ये कानून के ऊपर अटैक हुआ है। जितना बड़ा अटैक हुआ है ये बिल्कुल एक नक्सलाइट और प्री प्लान तरीके से अटैक किया गया है। तो इसमें तमाम हिंदुस्तान की पुलिस इस टाइम यूपी पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगी, क्योंकि वर्दी का रंग पूरे हिंदुस्तान में खाकी है। और खाकी पर जिस तरह से इस नृशंस हत्याकांड को दिया गया है, इससे पहले 81 में एक छविराम नाम के डकैत थे, उन्होंने 9 पुलिस वालों को मारा था। उसमें यह हुआ था कि उसमें काफी टाइम बाद छविराम के तमाम गैंग को एनकाउंटर कर दिया गया था, एक भी आदमी उसका गैंग का बचा नहीं था। जहां तक राजनीतिक संरक्षण की बात है, आप देखिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी इससे दूरी बनाएंगी। अब ये मौसी के घर जहां फरीदाबाद में छिपा हुआ था, इसके तमाम रिश्तेदार, तमाम इसके कॉन्टैक्ट, तमाम इसके मोबाइल के डिटेल खंगाल चुकी है। एसटीएफ, दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम उसमें स्पेशल सेल लगी हुई है। अब इसका दिन दूर नहीं है, इसकी बिल्कुल कहते हैं ना, जब कुत्ते की मौत आती है शहर की तरफ दौड़ता है, तो ये अब इसकी मौत बिल्कुल तय है। कहीं भी कितने टाइम तक अपने आप को अब ये छिपा के नहीं रखा जाएगा। इसके तमाम साथी धीरे धीरे एनकाउंटर किए जा रहे हैं। जो इसको हार्बरिंग दे रहा है,
जो इसके मौसा हैं फरीदाबाद के अंदर, उनको भी अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने इसको शरण दी है। जो भी इसको अपने घर में छिपाएगा, इस बारे में इंफॉर्मेशन सरकार को, पुलिस को नहीं देगा, वो भी ये माना जाएगा कि ये विकास दुबे की मदद कर रहा है, और वो 120वीं धारा षड्यंत्र की धारा के अंदर उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। अरविंद जैन सर, जी न्यूज हर एक पहलू को बहुत बारीकी से अपने दर्शकों तक रख रहा है। इस वक्त तस्वीरों के साथ भी हम पूरी जानकारी दे रहे हैं विकास दुबे को लेकर, इस पूरी घटना को लेकर, कैसे वो भागा, कहां पर वो है, जो पूरी प्रक्रिया है। लेकिन यहां पर ये समझने वाली बात ये भी है कि विकास दुबे सिर्फ एक ऐसा अपराधी नहीं है इस पूरे देश में, और अब ये मसला सिर्फ उत्तर प्रदेश का बनकर नहीं रह गया है, ये पूरे देश का मसला है। इसलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोगों तक, दर्शकों तक इस बात को पहुंचाएं कि उन्हें सावधान रहना होगा, उनकी जिम्मेदारी भी है अपनी सुरक्षा, क्योंकि ऐसे कई विकास दुबे और हैं। देखिए, आपने सही कहा, लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि ऐसे अपराधी कहीं उनके यहाँ पुरानी जान पहचान के आधार पर संरक्षण ना पालें, उसकी तत्काल सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को और पुलिस को दें। जिनके घर पर भी रुकेगा, जो भी शरण देने का दुस्साहस करेंगे, वो भी सब जेल जाएंगे, सब जेल जाएंगे, चाहे फरीदाबाद वाले रिश्तेदार हैं, प्रभात के पेरेंट्स हैं, जो भी हैं। अब तो इस समय ऑपरेशन चल गया है, और ये ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक कि इस कुख्यात आतंकवादी का अंत नहीं हो जाता है। इसने 8 पुलिसकर्मियों की नृशंस हत्या करके, जो अब तक नापाक गठजोड़ चल रहा था वहां पर, वर्दी का, भ्रष्ट राजनेताओं का, अपराधियों का, अब ये पूरी इसकी जड़ तक प्रहार होगा। और पूरे यूपी में ऑपरेशंस लॉन्च कराए हैं मुख्यमंत्री जी ने, ये बड़ी खुशी की बात है। अपराधियों के ऊपर शिकंजा कसा जाना चाहिए, जिससे इस प्रकार का विकास दुबे किसी अन्य जनपद में ना पनप रहा हो, जो कि पुलिस की टॉप 10 की सूची से, थाने की टॉप 5 सूची से बच गया हो। अब वो समय आ गया है कि वी शुड कॉल अ स्पेड की जो सही अपराधी हैं, जो सही कुख्यात अपराधी हैं, उनके नाम। माफी के साथ आपको रोकूंगी, एक बड़ी खबर दर्शकों के साथ साझा करनी है। सरेंडर करने की कोशिश में है विकास दुबे। फिलहाल जो जानकारी मिली है, विकास दुबे के सभी संभावित ठिकानों पर यूपी एसटीएफ की नजर है। इस वक्त अकेले है विकास दुबे, अपने वकीलों से संपर्क कर सकता है विकास दुबे। सरेंडर करने की कोशिश में है विकास दुबे, क्योंकि हमने पहले भी जी न्यूज ने आपको ये पहले खबर बताई थी कि वो अपने वकीलों से और कई वकीलों से संपर्क में है, और ये तस्वीरें सामने आने के बाद साफ हो गया कि विकास दुबे अकेला है, और इसीलिए वो चकमा दे रहा है अभी तक पुलिस को, लेकिन ज्यादा देर तक वो ये कर नहीं पाएगा। ये बहुत बड़ी जानकारी, सरेंडर करने की फिराक में विकास दुबे, लेकिन उससे पहले पुलिस अपनी धरपकड़ को और तेज कर चुकी है। विशाल पांडे मेरे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, अगर इस फिराक में विकास दुबे है, क्या लगता है आपको? वो लगातार वकीलों के संपर्क में भी है, जांच किस तरह से आगे बढ़ेगी? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अभी जो पता चला है कि उत्तर प्रदेश की एसटीएफ राजस्थान में भी काफी सक्रिय हुई है। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि विकास दुबे राजस्थान में हो सकता है, जिसको लेकर लगातार इनपुट्स मिले हैं, जो हमें जानकारी मिली। इसके अलावा इस वक्त विकास दुबे अकेला है, और वो जो बातचीत करने की कोशिश कर रहा है कुछ अपने वकीलों से, जो कि कानपुर के स्थानीय वकील है या इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो वकील है, जो अब तक उसका केस लड़ते आए हैं, उन लोगों से संपर्क विकास दुबे कर सकता है। और इसीलिए यूपी इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट पर है, और उन सभी ठिकानों पर मौजूद है जहां पर विकास दुबे जिन लोगों से संपर्क कर सकता है, या जो उसके संभावित ठिकाने हो सकते हैं जहां पर वो सरेंडर कर सकता है। खासतौर पर आगरा जैसे शहर पर इस वक्त सबसे ज्यादा निगाह यूपी एसटीएफ और पुलिस की होगी। और इसके अलावा जो इन सीमावर्ती, जो हरियाणा और राजस्थान से लगे हुए उत्तर प्रदेश के जिले हैं, वहां पर भी सक्रियता बढ़ाई गई है, क्योंकि जो लोग भी इसके करीबी हैं, या जिन वकीलों ने अब तक इसका केस लड़ा है, या जिन लोगों ने अब तक इसकी मदद की है, उन सभी लोगों को। विशाल, मैं आपके पास आऊंगी, आप बने रहिए। जितेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कोई अभी अपडेट है आपके पास? देखिए, जो विकास दुबे है उसकी तलाश की जा रही है, क्योंकि फरीदाबाद ऐसी लोकेशन है कि अगर यहाँ पर था और यहाँ पर 2 दिन तक वो छिपा रहा है, और उसके 3 साथी को फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन विकास दुबे यहाँ से निकलने में कामयाब हो गया, जिस तरह की जानकारी मिल रही है। तो आसपास के जो जिले हैं और राज्य हैं, क्योंकि फरीदाबाद से या तो वो गुरुग्राम जा सकता है, या दिल्ली जा सकता है, या अगर हम यूपी की बात करें जहाँ से वो निकल करके वापस हरियाणा के अंदर है, तो आगरा जा सकता है, या फिर उसी के रास्ते आगे वो राजस्थान की तरफ जा सकता है। इसीलिए इस पूरे इलाके की, यानी कि मैं कहूँ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, इन तीनों जिलों की पुलिस जो है वो अलर्ट पर है।
जितनी स्पेशलाइज यूनिट्स हैं उनको अलर्ट पर कर दिया गया है। जहाँ जहाँ वो छिपा हो सकता है वहाँ पर उसकी छापेमारी की जा रही है, क्योंकि यूपी पुलिस जो है वो लगातार दबिश दे रही है। जितने फ़ोन हो सकते हैं, जितने उसके कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, उन सभी को सर्विलांस पर रखा गया है। यानी कि जहाँ जहाँ पर वो कॉन्टैक्ट कर सकता है उन सभी पर नज़र रखी जा रही है और क्लोज कोऑर्डिनेशन को इसको मैं कहूँगा, क्योंकि जिस तरह से फरीदाबाद में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो उसी के बाद अब जो आखिरी जो कड़ी है वो विकास दुबे है, उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और बहुत ज्यादा अब समय इसमें नहीं लगेगा क्योंकि बहुत सारी कड़ियां हैं जो आपस में जुड़ती हुई नजर आ रही हैं विशाल। लेकिन अगर ये सरेंडर करने की फिराक में है और वकीलों से संपर्क में है तो जाहिर सी बात है कि फोन के जरिए या अपने किसी गुर्गे के जरिए उनसे संपर्क कर रहा होगा। बट ये चैलेंज और पुलिस के लिए हो जाता है यहाँ पर, वो सरेंडर करे, ऐसा अगर वो कुछ कर पाता है तो फिर सारी मेहनत पे एक तरह से पानी फिर जाएगा। उसे गिरफ्तार करना तो प्राथमिकता है। अब देखिए बिल्कुल, और इस वक्त सबसे पहली कोशिश यही है कि किस तरह उसकी गिरफ्तारी की जाए, कैसे उसको पकड़ा जाए। और इसीलिए आप देखिए कि कई राज्यों की टीमें इसमें अब लगी हुई है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की एसटीएफ नहीं, उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को लगाया गया, हरियाणा पुलिस की क्राइम ब्रांच इसमें लगी हुई है, हरियाणा एसटीएफ इसमें लगी हुई है। कोशिश यही है कि किसी भी तरह से विकास दुबे को पकड़ा जाए। और क्योंकि उसने जिस तरह से 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की, जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उसके बाद से गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर आप इसका इतिहास देखेंगे पयूधी, अगर इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगी तो अब तक ये किसी भी मामले में इसके पक्ष में कोई गवाही नहीं देता है। ये हर मामले में छूटता हुआ चला जाता है। और सबसे बड़ा जो इसका राज है वो ये है कि कानपुर के जो स्थानीय नेता है, कानपुर के जो लोग हैं, वो इसको हर बार बचाने की कोशिश करते हैं। और इसके पीछे का कारण सिर्फ इतना है, कानून का सबसे ज्यादा बेजा इस्तेमाल इसने किया है। तो फिलहाल इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। कानपुर मामले की हर एक जानकारी हमारी इन्वेस्टिगेशन एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में ग्राउंड जीरो से पूरी विश्वसनीयता के साथ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये तस्वीर जी न्यूज ने जो आपको दिखाई विकास दुबे की, ये इसके फरार होने के बाद की पहली तस्वीर है जो हरियाणा के फरीदाबाद के किसी होटल के सीसीटीवी से सामने निकल कर आई है, रिकॉर्ड की गई है। और जितेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त चूंकि फरीदाबाद में मौजूद हैं। जितेंद्र, आप बताइए पूरा जो प्रकरण वहां पर हुआ है, कैसे वो लोग इस होटल में आए, उस होटल के बाहर है जो जानकारी मिल रही है, क्या हुआ, वो कैसे निकले और पुलिस पे फायरिंग भी हुई थी वहां से। देखिए पयोधी, ये जो आप मेरे पीछे आप जो होटल देख रहे हैं, ओयो ग्रुप का ये होटल है, श्री सासाराम। इसी होटल के अंदर जो विकास दुबे है फरार। जितेंद्र, मैं आऊंगी आपके पास कुछ तकनीकी खराबी के चलते, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं विकास दुबे की। तस्वीर आप देखिए, ये फरार होने के बाद की पहली तस्वीर है विकास दुबे की। और ये तस्वीर दिखाने का जी न्यूज का जो मकसद है वो आपको सावधान करना है। जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अपनी बात पूरी कीजिए, तस्वीरें दर्शकों को दिखाइए और समझाइए क्या हुआ। देखिए पयोधी, मैं जो आपको तस्वीरें दिखा रहा था वो मैं अपने पीछे जो होटल है उसकी दिखा रहा था। ये श्री सासाराम होटल है, यहीं पर विकास दुबे छिपने के लिए आया था, जिसमें उसकी मदद कर रहे थे अंकुर और उसका पिता श्रवण। अंकुर यहाँ पर आया था और होटल को लेने के लिए आया था और वो सिर्फ और सिर्फ विकास दुबे के ठहराने के लिए यहाँ पर लेकर के आया था। लेकिन इस बात की जानकारी पुलिस को लग गई थी और जब पुलिस को इस बात की जानकारी लगी कि विकास दुबे अपने साथी कार्तिकेय उर्फ प्रभात, जो कि उसी का खास साथी है, वारदात के बाद वो यहाँ पर छिपने के लिए आया था। वो इंदिरा नगर, यहाँ से बगल में ही इंदिरा नगर है, वहाँ पर उसके घर में जाकर रुके। पिता ने, अंकुर और उसके पिता श्रवण ने कोशिश की कि इसी होटल के अंदर जा कर के सबसे पहले विकास दुबे को ठहराया जा सके। विकास दुबे यहाँ पर आया था, लेकिन अंकुर ने अपने नाम से इस होटल को बुक करने की कोशिश की थी। लेकिन क्योंकि इस समय कोरोना चल रहा है, होटल के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से आसानी से जा कर के नहीं रह सकता है। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे, पैन कार्ड या दूसरे डॉक्यूमेंट्स थे, वो ठीक तरह से नहीं थे। इसी वजह से यहाँ पर ठहराने से मना कर दिया गया। लेकिन क्योंकि पुलिस को इस बात की जानकारी लग गई थी, इसके बाद जब उनको इस बात की जानकारी लगी कि अंकुर और उसका पिता श्रवण विकास दुबे और उसके साथी कार्तिकेय और प्रभात को अपने घर पे पनाह दे रहे हैं, तो पुलिस ने वहाँ पर रेड की, जिसके बाद प्रभात को, अंकुर को और श्रवण को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन विकास दुबे उनके हाथ से निकल गया था। उसी के बाद जब पुलिस दोबारा यहाँ पर आई और यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर छिपने की कोशिश की जा रही थी, उसके बाद पुलिस ने अपनी यहाँ पर तहकीकात की। जो फायरिंग की जो बात हो रही है पयोधी, वो फायरिंग यहाँ पर नहीं हुई थी, बल्कि जब पुलिस की टीम विकास दुबे को, उसके साथ ही प्रभात को, अंकुर और श्रवण के घर पर पकड़ने के लिए गई थी इंदिरा नगर में, वहाँ पर पुलिस ने फायरिंग की थी क्योंकि प्रभात ने पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की थी। उसी की गिरफ्तारी के बाद जो यूपी पुलिस के ऊपर विकास दुबे और उसके गैंग के साथियों ने हमला किया था और जो यूपी पुलिस के हथियार लूटे थे, उन हथियारों को भी प्रभात के पास से बरामद किया है। लेकिन विकास कहाँ है, ये सबसे बड़ा सवाल है।
उसकी खबरें जरूर आ रही हैं कि एक चीज और आप बताइए, एक चीज और बताइए कि जब आपने बताया पुलिस जो अंकुर है और जो बाकी के लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके साथ जब विकास को पकड़ने जाती है तो क्या उसी दौरान वो वहां से फरार हो जाता है या पहले ही वो वहां से फरार हो चुका था? देखिए, जो पुलिस की जानकारी है उसके मुताबिक विकास वहाँ से कुछ समय पहले ही निकल गया था, यानी कि उसे कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी लग गई थी कि पुलिस को उसके यहाँ पर होने की भनक लग गई है, क्योंकि 3 लोग गिरफ्तार हुए। अगर आप इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझे, टाइमिंग को समझे अगर आप, तो विकास दुबे अपने साथी कार्तिकेय और प्रभात के साथ यहाँ पर आया था। उसने होटल में छिपने की कोशिश की, उनको फरीदाबाद में पनाह दे रहा था अंकुर और उसके पिता श्रवण। उन्होंने पहले होटल में ठहराने की कोशिश की, लेकिन जब कामयाब नहीं हो पाए तो उसके बाद वो उसे अपने घर पर लेके गए, वहाँ पर ठहराया। लेकिन प्रभात वहाँ से पकड़ा जाता है, विकास दुबे वहाँ से फरार हो जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं विकास को इस बात की भनक लग गई थी और वो वहाँ से अकेला ही निकल गया। खबरें इस तरह की जरूर आ रही हैं कि सरेंडर करने की कोशिश कर रहा है अलग अलग लोगों के जरिए, लेकिन सरेंडर करने की उसकी खास वजह ये भी है कि उसे कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि कहीं ना कहीं पुलिस उसको इनकाउंटर में मार सकती है, और यही वजह है कि वो लगातार कोशिशें कर रहा है कि किसी तरीके से वो सरेंडर कर दे। लेकिन आपको एक बात की जानकारी दे दूं, जो आपने अभी बताई है उसके मुताबिक अगर घटनाक्रम को समझे तो जैसा कि पुलिस भी ये कह रही है, हरियाणा की पुलिस, कि वो दिल्ली एनसीआर के 100 किलोमीटर के दायरे में ही है। अगर वो वहां से कुछ समय पहले भागा था तो वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, और उसको भी ये पता है कि बॉर्डर पर पुलिस की चौकसी लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि अब वो बहुत ज्यादा देर तक वो छिप नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा पयोधी, क्योंकि कल दोपहर की ये घटना है। कल दोपहर के बाद जाकर के, दोपहर से अगर बात करूं तो 2 बजे के बाद 4-5 बजे तक एक पूरा घटनाक्रम हो गया था जब पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसी के बाद से विकास दुबे की तलाश की जा रही है। फरीदाबाद की अगर लोकेशन की बात करूं तो फरीदाबाद के बगल में ही दिल्ली लगता है, गुरुग्राम लगता है, उसके बाद यूपी लगता है, और उसके बाद अगर आगे आप जाते हैं तो राजस्थान बॉर्डर लग जाता है। यानी कि वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। इन पूरे आसपास की, यानी कि दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान और यूपी, ये सभी जिलों की जो पुलिस है वो अलर्ट है। जितनी स्पेशलाइज यूनिट है, चाहे वो एसटीएफ बात करें, क्राइम ब्रांच बात करें, या फिर अगर स्पेशल सेल की बात करें दिल्ली पुलिस की, सभी अलर्ट पर हैं। खुद वायरलेस के ऊपर सबको अलर्ट कर दिया गया है कि किस तरह से विकास दुबे फरार हो सकता है। बाकायदा उसकी बॉडी का जो डिस्क्रिप्शन, यानी कि वो लगड़ा करके चल रहा है, ये तक बातें बताई गई हैं। यानी कि अगर वो कहीं पैदल भी निकलने की कोशिश करता है चकमा देते हुए, अगर वो लिफ्ट करता है यानी लगड़ा के चलता है, मैं आऊंगी आपके पास, आप बने सावधानी रहिए। रखने के लिए कहा गया है। जानकारी आप पहुंचा रहे हैं ग्राउंड से दर्शकों तक। हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि जी न्यूज अगर इस मामले में हर एक जानकारी आपको दे रहा है तो उसका आधार ये है कि हम ग्राउंड से आपको बता रहे हैं, हर एक डिटेल आप तक पहुंचा रहे हैं। विशाल पांडे मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार। विशाल, हमीरपुर में अमर दुबे का एनकाउंटर हो जाना और उसके बाद वहां पर पुलिस की पेट्रोलिंग को और बढ़ा देना और अभी गांव पहुंच जाना विकास दुबे के जिस कुएं से हथियारों को निकाला जा रहा है, वो जो पूरा आसपास का एरिया है, स्वाभाविक है कि अगर अमर दुबे वहां पर था तो और भी उसके साथी और गुर्गे वहां पर छिपे होंगे। वहां पर ज्यादा सावधानी, ज्यादा सतर्कता। देखिए पयोधी, बिल्कुल, क्योंकि जो विकास दुबे ने इतनी जघन्य घटना को अंजाम दिया वो अकेले नहीं था, उसके साथ 15 से 20 उसके गुर्गे बताए जा रहे थे। तो उन सभी की तलाश इस वक्त उत्तर प्रदेश की एसटीएफ और पुलिस कर रही है, जिसकी लोकेशन जहां मिल रही है वहां धरपकड़ जारी है। और देखिए, हमीरपुर में एनकाउंटर हुआ है, मुठभेड़ में मारा गया है उसका जो सबसे करीबी सहयोगी था अमर दुबे। तो इसी तरह से अलग अलग जगहों पर जो भी सूचनाएं मिल रही हैं, क्योंकि इसका नेक्सस बहुत बड़ा था, इसके गैंग में जो सदस्य थे उसके गाँव के और आसपास के कानपुर के लोग इसमें अधिकतर शामिल थे। तो इन सभी लोगों पर यूपी एसटीएफ इस वक्त नजर रख रही है। इसीलिए आप देखिए, गांव में भी इस वक्त एक टीम गई है, हमीरपुर में भी गई है, और इसके जो वर्धस्त जिन लोगों का था उन लोगों पर मैं बार बार कह रहा हूं कि सबसे कड़ी निगाह इस वक्त रखी जा रही है, चाहे वो औरैया के लोग हो या कानपुर के लोग हो, कानपुर देहात के लोग हो। इसके साथ ही साथ उन्नाव और बुंदेलखंड के जो कुछ जिले हैं उन जिलों पर भी यूपी एसटीएफ और पुलिस की विशेष नजर है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि ये चकमा देने में बहुत माहिर है। ये किस तरह से बचकर निकल जाता है, कई बार लोगों को पता नहीं चल पाता है। इसका जो यही मेरा सवाल है आपसे विशाल, मैं ये चाहती हूँ कि आप दर्शकों को समझाएं, जैसे जितेंद्र ने वहां पर पूरे घटनाक्रम को समझाया क्या हुआ। जरा आप बताइए कि कैसे ये कानपुर से होते हुए फरीदाबाद पहुंचा होगा, और अब क्योंकि पुलिस जो भाप पा रही है वो ये कि ये पूर्वांचल के जरिए नेपाल भागने की फिराक में है, कैसे ये पहुंचा होगा?
देखिए किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है पयोधी कि ये इस वक्त कहीं भी भाग सकता है, लेकिन अगर आप कानपुर से इसका ये देखेंगे तो कानपुर जिस वक्त ये घटना घटी और उस वक्त वहां पर अफरा तफरी का माहौल था गांव बिकरू गांव में, और वहां से वो एक गाड़ी में बैठकर भागा है। और जब तक ये खबर मीडिया में सामने आई, आपको याद होगा 3 जुलाई की सुबह लगभग 6, साढ़े 6, 7 बजे के आसपास मीडिया ने इस खबर को उठाना शुरू किया और लगभग 8, साढ़े 8 बजे के आसपास विकास दुबे की फोटो आई। इस दौरान विकास दुबे कानपुर से काफी आगे निकल चुका था और जब तक लोग कुछ समझ पाते, वो न जाने कितने बॉर्डर क्रॉस कर चुका होगा, न जाने कितने लोगों को वो पार कर चुका होगा। और सबसे बड़ी बात, वो अपने फोन नंबर अक्सर बदलता रहता है। इसके अलावा एक ये भी चीज है कि इस घटना को अंजाम देने के बाद से उसने मोबाइल फोन का इस्तेमाल अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं किया और इसीलिए अभी तक यूपी एसटीएफ उस एग्जैक्ट तौर पर वो कहां पर है इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही। कल बीती रात अगर आप देखिए देर शाम तक एसटीएफ को इस बात की सूचना, गोपनीय सूचना जरूर मिली थी, जो जी न्यूज ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताई थी कि वो फरीदाबाद में हो सकता है, हरियाणा में हो सकता है। लेकिन जब तक इसको अमली जामा पहनाया गया, पहुंचाया गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो वहां से फरार हो। लेकिन आज जो ये तस्वीर आई है ना विशाल, ये बहुत बड़ा क्लू है। ये क्लू इस बात का है, अच्छा ये फरीदाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही घर है जिसमें उसके छुपे होने की आशंका जताई गई। जो खबर आई कि वो अपने फरीदाबाद में किसी रिश्तेदार के यहाँ पर है, सेक्टर 87 में, ये जानकारी सुबह सुबह जी न्यूज ने आपके सामने दी थी कि वो कुछ रिश्तेदारों के यहाँ पर ठहरा था। फिर ये अपडेट हुई कि अंकुर के पिता ने और अंकुर ने मिलकर, अंकुर वो है जिसे अभी गिरफ्तार किया है हरियाणा से, उसके पिता ने मिलकर उसे संरक्षण दिया था। जितेंद्र क्योंकि फरीदाबाद में मौजूद है, जितेंद्र हम उस घर की तस्वीरें भी देख रहे हैं जहां पर विकास दुबे छिपा हुआ था, ये भी जानकारी मिल रही है। और क्या डिटेल है? देखिए, जब ये छिपा हुआ था विकास दुबे अपने साथी कार्तिकेय और उर्फ प्रभात के साथ अंकुर और श्रवण के घर पर छिपा हुआ था, तो इस बात की जानकारी पुलिस को लग गई थी। लेकिन इसमें प्रयोदी एक चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी होगा कि जिस तरह से ये वारदात हुई थी, जब 2 और 3 की रात को जब ये घटना हुई थी और उसके बाद से पुलिस लगातार उसकी छानबीन कर रही थी, यानी कि उस समय वही वो समय था जब पुलिस जिले को सील करके, आसपास के इलाके को सील करके विकास दुबे की तलाश कर रही थी। लेकिन अगर हम इस घटनाक्रम को अगर हम देखें, जिस तरह से जानकारी निकल करके आ रही है कि 2 दिन से विकास दुबे अपने साथी के साथ फरीदाबाद में था, यानी कि 3 तारीख की सवेरे घटना के बाद से ही विकास दुबे वहां से निकल करके हरियाणा की सीमा में दाखिल हो चुका था और उसके बाद से लगातार संपर्क करके वो अपने रिश्तेदार के यहाँ पर पहुँच गया। यानी कि कल तक विकास दुबे फरीदाबाद में था, यानी कि जहाँ यूपी पुलिस उसे यूपी की सीमाओं में ही तलाश कर रही थी, वो उससे पहले ही निकल चुका था। तो यानी कि कहीं ना कहीं उसे इस बात की जानकारी थी। और एक बात मैं बता दूं, तस्वीरें दिखाने के साथ साथ कि बहुत बड़ा क्लू है, ये बहुत बड़ा क्लू है, तस्वीरें जो निकल कर रही है। जितेंद्र, जानकारी के साथ जो आप दे रहे हैं उसमें ये भी बताइएगा, कोई अगर आपके पास अपडेट है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है हरियाणा पुलिस की, वो कितने बजे होगी, कोई डिटेल? देखिए, हरियाणा पुलिस ने पहले बताया था कि करीब 11 से 12 के बीच में इस पूरे मामले को लेकर के वो जानकारी दे सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आप जानती हैं कि ये यूपी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, क्योंकि पूरी यूपी पुलिस को इस विकास दुबे को पकड़ने के लिए लगा रखा है, सारी यूनिट्स लगी हुई है इसलिए। और जिस तरह से अमर दुबे जो उसका खास साथी था, उसको हमीरपुर में इनकाउंटर के बाद मार गिराया गया, उसके बाद एक और जो उसका साथी था श्याम, उसको भी इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जो पूरा ऑपरेशन है, इस पूरे ऑपरेशन को यूपी पुलिस लीड कर रही है। तो यही वजह है कि अभी फिलहाल ऑफिशियल तरीके से जानकारी फरीदाबाद पुलिस नहीं दे रही है, वो इंतजार कर रही है कि जो भी जानकारी है इस ऑपरेशन को लेकर के कहीं किसी तरह से तालमेल में कोई कमी ना रहे। इसको लेकर के जो भी गिरफ्तारियां हो रही है, जो भी जानकारी है, वो सबसे पहले यूपी पुलिस को दी जा रही है। और क्योंकि यूपी पुलिस 12 बजे के बाद इस पूरे मामले की जानकारी देगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, तो फरीदाबाद पुलिस इंतजार कर रही है कि पहले यूपी पुलिस के साथ जो जानकारी साझा की गई है गिरफ्तारी को लेकर के, ऑपरेशन को लेकर के, पहले यूपी पुलिस इस पूरे मामले की जानकारी दे दे। जितेंद्र, फरीदाबाद के साथ साथ हरियाणा के, फरीदाबाद के साथ साथ हरियाणा के कुछ और भी इलाके हैं जिन्हें लेकर पॉइंट आउट किया गया हो पुलिस की तरफ से, जहां पर दबिश दी जा सकती है? बिल्कुल सही कहा प्रयोदी, क्योंकि फरीदाबाद के साथ लगते हुए कि अगर मैं इस पूरे इलाके की अगर मैं टोपोग्राफी बताऊं अगर, तो फरीदाबाद के साथ सबसे लगता हुआ जो पास का जो जिला है हरियाणा का, वो गुरुग्राम है। उसके बाद अगर यहाँ से बात करें तो आगे मेवात की तरफ जाया जा सकता है, नूह की तरफ जाया जा सकता है और उसके साथ यूपी का बॉर्डर लग जाता है। और उसके बाद अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो राजस्थान लग जाता है हरियाणा से होते हुए। तो अगर इस फरीदाबाद के आसपास की हम बात करें, जितेंद्र मैं रोकूंगी आपको, एक बड़ी खबर, विकास दुबे के सरेंडर की खबर पर ग्रेटर नोएडा में अलर्ट है। कोर्ट में आने वाले लोगों की मास्क हटाकर जांच हो रही है। ये बड़ी खबर आपको जी न्यूज ने फिर से इसमें अपडेट किया। आपको भी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि विकास
विकास दुबे अपने वकीलों से संपर्क में है क्योंकि वो कोर्ट में सरेंडर करना चाहता है। इसी को लेकर अलर्ट है। विशाल पांडे मेरे साथ जुड़े हैं। विशाल, क्या अपडेट है इस बाबत? देखिए पयोधी, बार बार हम अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि विकास दुबे इस वक्त अकेला है, लेकिन विकास दुबे अपने वकीलों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, खास तौर पर उन वकीलों से जो उसके ऐसे अपराधों में उसको बार बार मदद करते रहे हैं, जो जमानत दिलाने का काम करते रहे हैं, जो उसके मुकदमे को लड़ते रहे हैं। इसमें कानपुर के 2 वकील हैं, कानपुर देहात का जो जिला न्यायालय है उसके 2 वकील हैं। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 से 3 ऐसे क्रिमिनल वकील हैं जो कि विकास दुबे की लगातार मदद करते आए हैं, जो उनके संपर्क में रहते हैं। तो इसीलिए इन सभी लोगों पर फिलहाल यूपी पुलिस और एसटीएफ सर्विलांस रखे हुए हैं कि विकास दुबे अगर इनसे कोई संपर्क करता है, क्योंकि विकास दुबे के पास अब आखिरी चारा यही बचा है कि वो सरेंडर कर दे, नहीं तो पुलिस अगर गिरफ्तार करेगी। देखिए विकास दुबे भागने की कोशिश जरूर करेगा, और विकास दुबे अगर भागने की कोशिश करेगा तो यूपी पुलिस बदला लेने की भी कोशिश करेगी, क्योंकि आप देखिए 8 जवान यूपी पुलिस के शहीद हुए हैं। हालांकि पहली कोशिश यही होती है पुलिस की गिरफ्तार किया जाए, लेकिन जब कोई अपराधी भागता है या उन पर कोई हमला करता है तो पुलिस भी जवाबी कार्रवाई जरूर करती है, और इसमें विकास दुबे को ये जरूर इस वक्त लग रहा होगा। विशाल, इसको ऐसे अगर देखें हम कि ये व्यक्ति विकास दुबे जो कुख्यात बदमाश है, जिसे आतंकी कहा जाए तो उससे तो कम इसकी कोई उपमा दी नहीं जा सकती, इसे लेकर वो कानून का कैसे बेजा इस्तेमाल कर रहा है और हर बात पे चैलेंज कर रहा है एक तरह से पुलिस को और कानून व्यवस्था को। देखिए बिल्कुल चैलेंज करेगा पयोधी, क्योंकि हमारे सिस्टम ने ही उसको इतना आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस के उन लोगों ने इसको इतनी पनाह दी है जो जिनकी ये मदद करता था। इसका कोई एक अवैध कारोबार नहीं था, इसके 10 तरह के अवैध कारोबार कानपुर में सामने आते रहते, जिसका अगर मैं आपको कड़ियां जोड़ता जाऊं, आप देखिए खनन में इसका खेल रहता है। इसके अलावा ये वहां पे जुए का कारोबार कराता था। जो शहीद देवेंद्र मिश्रा है लगातार इसके अवैध कानून का विरोध करते रहे, लेकिन जो SHO वहां पर होता था, हमें ये भी जानकारी मिली कि लोकल थाना जो चौबेपुर का थाना होता है, वहां पर पोस्टिंग विकास दुबे की मनमाफी की होती है। सरकार चाहे जिसकी हो, चाहे बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, A to Z, लेकिन विकास दुबे का अधिकारियों से इस तरह का कनेक्शन रहता है। IPS लॉबी में उसका इतना ज्यादा कनेक्शन रहता है, सियासत में उसका कनेक्शन रहता है, और सबसे बड़ी बात, वो जिस वोट बैंक के सहारे 2 विधानसभा में जिस जाति विशेष के वोट बैंक के सहारे वो अपने आप को मजबूत बताता है, उसी का आधार है कि आज इतना ज्यादा वो पूरे कानून व्यवस्था को धता बताते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। और आप देखिए अभी भी उसके खिलाफ कोई गवाही देने को नहीं तैयार होता है, उस पूरे इलाके में कोई उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने के लिए तैयार नहीं होता है। और जब कोई रिपोर्ट लिखाता भी है, अगर आप देखिए इस पूरे मौजूदा केस में हमें जो जानकारी मिली, जिस शख्स ने इस रिपोर्ट तहरीर दी थी चौबेपुर थाना क्षेत्र में, उस वक्त के SHO ने उस शख्स को ही, जो राहुल तिवारी नाम का लड़का था, वो उसको लेकर ही विकास दुबे के पास चले गए। इस तरह की भी सूचना हमारे पास सामने आई, और विकास दुबे ने उसको हड़काया कि आपने क्यों हमारे खिलाफ। ओके विशाल, मैं आपके पास आऊंगी, आप बने रहिएगा। जितेंद्र, क्या प्लानिंग है अब आगे की? क्योंकि अगर ये तस्वीर निकल कर आती है और ये बताया जाता है सूत्रों के हवाले से कि ये हरियाणा की तस्वीर है विकास दुबे की फरार होने के बाद, तो अब सबकी उम्मीदें, पूरी देश की जनता की उम्मीदें पुलिस से इस बात पर है कि अब हरियाणा में ही से दबोच लिया जाए, अगर वहां पर ये मौजूद है तो। जितेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? ठीक है, उनसे फोन डिस्कनेक्ट हो गया। विशाल, देखिए पयोधी, बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त जो पूरी कोशिश चल रही है विकास दुबे की, और पूरा देश यही चाह रहा है कि विकास दुबे को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इसे इतनी कड़ी सजा दी जाए कि जो भी कानून के हिसाब से हो वो कम हो। और देश के अंदर गुस्सा भी, क्योंकि 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, और सबसे ज्यादा गुस्सा तो इस वक्त यूपी पुलिस के उन लोगों में है जिन लोगों के साथी अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन यूपी पुलिस के जो 8 लोग शहीद हुए हैं, उनके जिम्मेदार भी सिस्टम के ही वो लोग थे जिन्होंने पूरी खबर लीक कर दी, पूरी सूचना लीक कर दी, पूरी जानकारी दे दी कि कितने लोगों की टीम आ रही है, किस किस दिशा से टीम आ रही है। 3 टीमों का गठन हुआ है, इस इलाके से गांव में वो एंटर करेगी, और बाकायदा उसकी प्लानिंग करके विकास दुबे ने अपनी छत से अलग अलग अपने गुर्गों को तैयार किया, अलग अलग पोजीशन पे उनको खड़ा किया, और चारों तरफ से पुलिस को घेरने की कोशिश की, क्योंकि गाँव में अंधेरा था, बिजली कट गई थी। तो ये पूरी जो प्लानिंग उस वक्त सिस्टम के कुछ लोगों ने रची विकास दुबे के साथ मिलकर, उनको सिस्टम भी नहीं माफ करेगा, उनको
तो देश भी नहीं माफ करेगा। और पयोधी मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि विकास दुबे का जो ये पूरा जाल है, ये जो पूरा नेक्सस है, वो अपने आप को 2 विधानसभा तक जरूर सीमित करके रखता था कानपुर में, लेकिन वो उन सभी लोगों को ऑब्लाइज करता था किसी न किसी माध्यम से जो उसके लिए हेल्पफुल हो सकते थे। और चौबेपुर थाना क्षेत्र में जिसकी एसएचओ की पोस्टिंग होती थी, ये बताया जाता था कि वो उसके इलाके में कार्रवाई करने से पहले विकास दुबे से जरूर पूछते थे, उसकी अनुमति लेते थे। उसी चीज का तो बेजा इस्तेमाल किया है ना इसने विशाल। अब वो समय आ गया है, चाहे राजनीतिक संरक्षण हो, प्रशासन की तरफ से संरक्षण हो, अब नकेल इस पर कसी जानी चाहिए। ये वो वक्त है जब एक एग्जाम्पल सेट करना होगा और साफ तौर पर उन अपराधियों को जो और विकास दुबे हैं इस पूरे देश में, उन्हें ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है कि वो भी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.